हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो पूरे इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में कैटेगराइज करके हम लोग स्टडी करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के स्टैटिक बिहेवियर का स्टडी करते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के मूविंग कंडीशन का हम लोग स्टडी करते हैं। इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इससे जुड़ा हुआ ओम्स लॉ पढ़ा था। तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। एंड according to Ohm's law V is directly proportional to Y। V is directly proportional to Y, यानी कि इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जहां पे R एक कांस्टेंट होता है, अगर R की वैल्यू हम लोग देखें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, और इसका वैल्यू एक कांस्टेंट होता है, एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सर्किट में करंट का वैल्यू चेंज होता है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज का वैल्यू चेंज होता है, बट दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट रेशियो को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सर कंडक्टर में वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज हो रहा है, बट वोल्टेज चेंज होने के साथ साथ करंट चेंज हो रहा है, बट इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो रहा है और दैट कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ऐसा कौन सा फैक्टर्स होते हैं जिसपे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी कि यहां से तो क्लियर है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर तो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जिस रेशियो में करंट बढ़ेगा उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में इसी को हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो हम मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, एक मेटेलिक कंडक्टर है। इस मेटेलिक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका लेंथ L है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है एंड इसका लेंथ L है। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इस पैरामीटर्स पे, इन दोनों पैरामीटर्स पे किस प्रकार डिपेंड करता है। तो किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन अमॉन्ग दीज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से हम लोग रिलेट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, और सारे पैरामीटर्स क्या है, M है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, and L is the length of conductor, A is the cross sectional area of the conductor, N is the number of free electrons in unit volume, and E is the charge of electron, and tau is the relaxation time। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यानी कि किसी भी कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। एंड थर्ड इज R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम।
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, जितना ज़्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा कम होगा। एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/τ, रिलैक्सेशन टाइम के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन चारों पैरामीटर्स पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और यहाँ से अगर हम पहले और दूसरे रिलेशन को कंसीडर करें तो यहाँ पे आ जाता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब जहाँ पर भी एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। R is equal to rho into L upon A, where rho is specific resistance, विशिष्ट प्रतिरोध, and R is the resistance, R is the resistance। तो देखो किसी भी कंडक्टर में दो टर्म हमने बता दिया, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता है, फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। एंड रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इज द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी कि उसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन, इंटरनल ओरिएंटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां से हम लोग देख रहे हैं R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अगर यहां से हम लोग रो की वैल्यू फाइंड करें तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A/L। ठीक, R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। अगर यहां से हम लोग इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, R का यूनिट होता है ओम, एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ का मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आर का होता है ml2T-3A-2। मैंने पिछले लेक्चर्स में इसको डिराइव करके निकाल करके बताया था। तो रेजिस्टेंस का होता है ml2T⁻³ और एरिया का क्या हो जाएगा L2, एंड लेंथ का हो जाएगा L। सो यहाँ से रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml3, क्या हो जाएगा, 1l से 1l कैंसिल हो जाएगा, ml3T⁻³ ठीक है। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डिफिनीशन पूछा जाए कि किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 5 में इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर, देन इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहलाता है, या लेंथ इनटू एरिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम में बोल सकते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। गेटिंग माय पॉइंट, यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला हमारा है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, अगर यहाँ पे एरिया ना दे करके इसका रेडियस दे दे, तो रेडियस के टर्म में क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और अगर डायमीटर दे दे, where R radius of क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर डायमीटर के टर्म में दे दे तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/πd/2 का स्क्वायर। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड रिलेशन बिटवीन डायमीटर, रेजिस्टेंस
एंड रेडियस रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको देखना है कि किसी भी रेजिस्टेंस का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सिंपल सा बात है कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, इसी को हम लोगों को देखना है। तो आगे चलते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर के क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग रेजिस्टिविटी का सिंपल सा फॉर्मूला देखे हैं। यहाँ से हम लोग देखे हैं रो इज इक्वल टू, देखो दो रिलेशन हम बताए थे ना, एक मैंने बताया आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, एक इक्वेशन है, और दूसरा है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगर इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करें तो यहाँ से हमको रो का वैल्यू क्या मिल रहा है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यानी कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको देखना है कि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टेम्परेचर के चेंज होने से इलेक्ट्रॉन के मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम, तो टेम्परेचर के चेंज होने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर भी डिपेंड नहीं पड़ता है, वो भी फिक्स रहता है। e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ये भी कांस्टेंट रहता है। और लास्ट बचा टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में रैंडमली मूव करते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में रैंडमली मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से कोलिजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है। कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का, टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, सपोज करो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए से बी तक गया, एक टक्कर हुआ। अब जैसे इससे टक्कर होगा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, यहाँ से जाकर के इससे टकरा गया, तो दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन हो गया ना, दो क्रमागत टक्कर हो गया। तो इन दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। और कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर में इसका वैल्यू होता है टाउ इज इक्वल टू 10⁻⁻14 सेकेंड। यानी कि 10⁻⁻14 सेकेंड में ही किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि टेम्परेचर के चेंज होने से, टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको जानना होगा टेम्परेचर के चेंज होने से इसके रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, देखो किसी भी, हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े हैं कि किसी भी गैस या किसी भी आयंस या इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो किसी भी एलिमेंट की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/2 kT, 3/2 kT, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी इज द टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ½mv²। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा।
अब जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इंक्रीज होने से श्रांति काल टाउ का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? अब पहले सपोज करो कि इनकी वेलोसिटी कम थी तो दो क्रमागत टक्कर में ज़्यादा टाइम लगता था। अब जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो टक्करों में क्या हो जाएगा? टाइम कम लगेगा, यानी कि श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू कम हो जाएगा। अब जैसे रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू कम हो जाएगा तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं? इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और इसके डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो रेजिस्टिविटी की बात हो रही है अभी, रेजिस्टेंस की नहीं। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो 0 है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो उसका रेजिस्टिविटी हो गया रोटी। रोटी इज द रेजिस्टिविटी है T डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? इनके बीच रिलेशन होता है रोटी इज इक्वल टू रो 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। रोटी इज इक्वल टू रो 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा यहाँ पे क्या है? अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से किसी भी कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर इनके बीच हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर इनके बीच हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा? इनके बीच ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया और यहाँ पे हो गया रेजिस्टिविटी रो। तो यहाँ पे इनके बीच ग्राफ कैसे बनता है? इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ इस तरीके से बनता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से अलग अलग टाइप के मटेरियल्स पे उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3-4 कंडीशंस देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे हम लोग मेटेलिक कंडक्टर के लिए, मेटेलिक कंडक्टर, एंड दूसरा हम लोग देखेंगे फिर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, फिर देखेंगे हम लोग एलॉय के लिए, एंड फोर्थ हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ होता है। किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ होता है। यानी कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो टाउ का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। अभी हम लोगों ने देखा है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाउ का वैल्यू डिक्रीज होगा, और टाउ का वैल्यू जब डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस R0 है और टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने पर उसका रेजिस्टेंस RT हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इन द केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है
और सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण उसमें चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। यानी कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। यानी कि यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसको अगर एक ग्राफ से हम लोग दिखाएं तो इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा T और यहाँ पे होगा R। तो इस तरीके से ड्रॉपिंग होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से भी हम लोग देखें तो फॉर सेमी कंडक्टर RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस माइनस अल्फा टी, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेमी कंडक्टर नेगेटिव होता है, जिसके कारण टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, ओके। थर्ड हम लोग देखते हैं एलॉय, जिसको कि मिश्र धातु बोलते हैं। देखो, जो एलॉय होते हैं उनका रेजिस्टेंस जनरली कांस्टेंट होता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उसके रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए जितने भी स्टैंडर्ड डिवाइसेज होते हैं, जैसे कि हम लोग गैल्वेमीटर बनाते हैं या व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, पोटेंशियोमीटर बनाते हैं, तो उस केस में जो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रखा जाता है, और वो सारे डिवाइसेज बनाए जाते हैं एलॉय से। ठीक है, तो किसी भी एलॉय का टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसके रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है, बट बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू कंडक्टर। ओके, फोर्थ हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी, उसकी श्यानता घटती है। तो जब श्यानता घटती है तो उसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली पास हो जाते हैं। यानी कि इस केस में भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हमको क्लियर हो गई कि कंडक्टर केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एलॉय के केस में भी इंक्रीज होगा, बट उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा जितना कंडक्टर के केस में होता है, लगभग कांस्टेंट उसका होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, दिस इज द अपोजिंग प्रॉपर्टी टू फ्लो ऑफ द करंट रो इनटू एल अपॉन ए। यानी कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। तो एक तो बात सिंपल सी है कि जहाँ पर अपोजिंग पार्टी होती है वहाँ पे सपोर्टिंग पार्टी भी होती है, जहाँ पे कुछ लोग अपोज करने वाले होते हैं वहाँ पे सपोर्ट करने वाले भी होते हैं। तो कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी पैरामीटर्स होते हैं जो कि करंट को फ्लो होने का सपोर्ट करते हैं। तो उस पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैपिटल G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। ठीक है, R इज द रेजिस्टेंस एंड G इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। तो अगर यहां पर इसका यूनिट देखें पहले, तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओम। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा महो। देखो इसको क्या पढ़ते हैं, OHM, ओम। इसका उल्टा करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन से, रिवर्स डायरेक्शन से हम लोग पढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, महो। ठीक, अब देखो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। आर का हम लोगों को पता है क्या होता है, ml² t-3a-2। तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा इसका m-1 l-2 t3a2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो, अगर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम r की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो यहाँ से g क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए, 1 अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे। तो रो क्या है, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं G इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एल, वेयर सिग्मा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। ठीक है, सिग्मा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें G इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एल, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट देखो, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हम लोग निकाले, महो। यहाँ पे इसका हो जाएगा महो, इस तरीके से महो, और इसका मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका, महो पर मीटर। महो पर मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकालें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू, यहां से निकाल लो जी अपॉन एल का कर लो, जी अपॉन एल का। तो जी का देखो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m-1 l-2 t3a2 एंड मीटर, तो मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। तो सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m-1, ए ऊपर जाएगा तो l-3 t3a2। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द अपोजिंग प्रॉपर्टी टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर इसका मैं डेफिनेशन बताना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर इस इक्वेशन में इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन सिग्मा इज इक्वल टू G। यानी कि फिर वही बात आ गई कि यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, या यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो आई होप ये सारे चीजें, सारे पैरामीटर, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।